Hey everyone, I am Neha and you are watching Raman Law Classes. So student, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ के पार्ट मुस्लिम लॉ के बारे में। बेसिकली फैमिली लॉ के दो पार्ट हैं आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में। तो एंड ये जो है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर भी होने वाला है, तो इसीलिए भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है एंड अपने आप को अभी से इतना प्रिपेयर कर लेना है कि वहां जाने के बाद अगर आपका एडमिशन लेट भी होता है तभी भी आपको ये ना लगे कि हाँ हम पे एकदम से इतना बर्डन आ गया। तो अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाओ कि वहां पर अगर आपको 1 मंथ भी मिलता है एग्जाम के लिए तभी भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है एंड देन अपने सेल्फ नोट प्रिपेयर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जिनको जानने के बाद जो भी मैं आपको आगे आने वाली चीजें बताऊंगी आपको अच्छे से वो समझ आए। तो मुस्लिम लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम लॉ जो है ये फैमिली लॉ का पार्ट है। सेकंड हम देख लेते हैं कीवर्ड्स। तो फर्स्ट जो आपका कीवर्ड्स है वो आपका है पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉज वो सभी लॉज होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई होते हैं एंड जो ये जो है पर्टिकुलर रिलीजियस कह लें या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कह लें उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। ये होते हैं आपके पर्सनल लॉज। अब इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं तो उनके जो है उनके लिए उनके पर्सनल लॉज जो है बनाए गए हैं। एंड सेकंड है आपका डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ वो सभी लॉज होते हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि गॉड से डायरेक्टली उनको प्रोवाइड किए गए हैं एंड उन लॉज को जो पीपल हैं वो बहुत रिलीजियसली फॉलो भी करते हैं। तो ये था आपका डिवाइन लॉ। थर्ड है आपका टेरिटोरियल लॉ। टेरिटोरियल लॉज वे सभी लॉज होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के ऊपर जो है अप्लाई होते हैं। तो ये है आपका टेरिटोरियल लॉ। फोर्थ है आपका सिविल लॉ। अब सिविल लॉ वे सभी लॉज होते हैं जो कि सिविल मैटर से डील करते हैं। लाइक आपका मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, डिफेमेशन हो गया। तो ये सारे कुछ जो है ये सारे आपके कुछ सिविल इश्यूज हैं जिनसे हमारा सिविल लॉ डील करता है एंड इसमें आपका प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होता है। डिफेंडेंट जो भी आपका रोंग डूअर है वो एंड प्लेंटिफ जिसको भी लीगल इंजरी हुई है वो आपका प्लेंटिफ होता है इसमें। तो ये थे आपके कीवर्ड्स। अब हम देख लेते हैं मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन। तो इट में ईदर पर्सनल और अ टेरिटोरियल लॉ। अब मैंने यहाँ पर पर्सनल एंड टेरिटोरियल, मैंने ये नहीं बोला कि ये सिर्फ पर्सनल लॉ है और ये सिर्फ टेरिटोरियल लॉ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाउ? तो मैंने भी आपको टेरिटोरियल लॉ की डेफिनेशन ये बताई कि जो भी किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में लोग रहते हैं उन सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। बट टेरिटोरियल लॉज को ही हम लेजिस्लेटिव लॉ भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव लॉ जो हमारी लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाए हैं, वो हमारे लेजिस्लेटिव लॉ होते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा का पूरा पर्सनल है, नहीं, ये जो है कोडिफाइड भी है, इसमें लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस भी है। तो जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए जो है अब आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस भी चीज के आपके पास बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक, तो वो जो है कोडिफाइड भी हैं। और हमको लाइक अब हम देखें तो लॉ ऑफ टोर्ट है तो उसका हमारे पास बेयर एक्ट्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कोडिफाइड नहीं है, वो बेस्ड है आपका प्रेसिडेंट पर। बट अब अगर हम देखें हमारा हिंदू लॉ हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबके हमारे पास बेयर एक्ट्स भी हैं और ये जो है हमारी लेजिस्लेचर ने बनाए। बेयर एक्ट्स होते ये हैं कि जो डायरेक्ट कॉपी होती है वो लेजिस्लेटिव लॉ की, जो भी हमारी लेजिस्लेचर बना रही है उसकी डायरेक्ट कॉपी जो होती है उसको ही हम बेयर एक्ट्स कहते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये ईदर पर्सनल हो सकता है और टेरिटोरियल लॉ हम इसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये लॉ पहले से एग्जिस्टेंस में था, इफ नॉट तो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो जो प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद थे ये लॉ तब एग्जिस्टेंस में आया जब मोहम्मद को प्रॉफिट का टाइटल मिला। अब मोहम्मद को प्रॉफिट का टाइटल कैसे मिला तो हम देख लेते हैं मोहम्मद थे कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ।
तो देखते हैं। तो जो प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद, इनका जन्म 571 एडी में हुआ था एंड ये एक पोस्टुमस चाइल्ड थे। पोस्टुमस चाइल्ड वो चाइल्ड होते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ उनके बर्थ से पहले हो जाती है। तो इनके फादर जो थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो जब वो वापस लौट रहे थे तब उनकी मदीना में डेथ हो जाती है। एंड डेथ होने के बाद उनका जो बॉटअप है वो उनकी मदर के थ्रू किया जाता है। एंड जब वो 6 ईयर के होते हैं तब उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है, जिनका नाम अमीना होता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है जो मोहम्मद होते हैं उनको भेज दिया जाता है उनके ग्रैंडफादर के पास, जिनका नाम अब्दुल मुतालिब होता है। एंड जो है उनकी भी डेथ हो जाती है आफ्टर 2 ईयर। उसके बाद जो भी उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है वो उनके अंकल के थ्रू, उनके चाचा के थ्रू की जाती है। तो जब वो 25 ईयर के होते हैं तब जो है वो अपना टाइम जो है सॉलिट्यूडली देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक हीरा नाम की केव में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना स्टार्ट कर देते हैं, प्रेयर्स में एंड मेडिटेशन में। तो आफ्टर 15 ईयर, 15 साल तक की चलता है। आफ्टर 15 ईयर एट द एज ऑफ 40th, जब वो 40 साल के होते हैं, उस टाइम उनको एक मैसेज रिसीव्ड होता है गॉड से, जिसको जो है मुस्लिम लॉ में वही भी बोलते हैं। तो उनको एक वही रिसीव्ड होता है। वो डायरेक्टली बेसिकली जो है गॉड से रिसीव नहीं हुआ था, बट वो एक एंजल से रिसीव्ड हुआ था, एंजल गैब्राइल। तो उसके बाद जो है ये लॉ एग्जिस्टेंस में आया, जब जो है प्रॉफिट ऑफ और इसके बाद ही मोहम्मद को प्रॉफिट का टाइटल मिला था, तब उनको प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद के नाम से जाना जाने लगा। तो उनके प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद बनने के बाद जो है जो भी उनको मैसेजेस रिसीव्ड हो रहे थे एंड उनको ये बताया जा रहा था कि इस तरीके से जो है सोसाइटी को रन कराना है। उससे पहले ट्राइब हुआ करती थी, बट उनके पास कोई भी ऐसा कोई जर्नल लॉ नहीं था जिससे वो अपने आप को गवर्न कर पाए। तो या तो वो उनके खुद के पर्सनल जो भी वो मानते थे, कस्टम्स हुआ करते थे, जो भी उस पर जो है अपने आप को रूल किया करते थे, ऐसा कोई जर्नल लॉ तब तक नहीं था। लेकिन जब प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद को प्रॉफिट का टाइटल मिला, जब उनको वो मैसेज वहां से रिसीव्ड होने लगे, तब जो है ये लॉ एग्जिस्टेंस में आया। एंड तब जो भी उनको मैसेज रिसीव हो रहे थे वो उन्होंने लोगों को बताना शुरू किए। एंड लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको जो है प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद जो है उनको सुनते थे, उनका सॉल्यूशन देते थे। बेसिकली जो भी उनको नॉलेज मिल रही थी उसी पर बेस्ड उनके सॉल्यूशन भी थे। तो जो भी उनके सॉल्यूशन थे तो उनको जो है कहीं पर एक जगह पर लिखा नहीं गया, उनको कहीं कहीं ऐसे लिख दिया, तो इमरजेंस नहीं था उसका। तो उसके लिए जो है जो एक होली बुक, जो कि आपकी मुस्लिम सी होली बुक है कुरान, उसमें जो जितने भी उनको मैसेजेस रिसीव्ड हुए थे, जितनी भी नॉलेज थी, उसको उस बुक में एज इट इज लिख दिया गया। एंड इसी को जो है मुस्लिम लॉ का मेन सोर्स भी बोलते हैं। तो जो है एंड प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद ने खुद ने ये डिक्लेयर किया था कि जो भी कुरान में लिखा हुआ है, ये सारी नॉलेज इटसेल्फ उनको जो है रिसीव्ड हुई थी फ्रॉम द एंजल गैब्रियल से, ये जो है रिसीव्ड हुई थी। तो यही है, और लोग जो है बहुत रिलीजियसली कुरान को फॉलो जो है करते हैं। तो ये था। एंड उसके बाद जो है हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ इंडिया में क्या है। तो फर्स्ट आपका इंजंक्शन ऑफ कुरान, जो भी कुरान में लिखा हुआ है वो बेसिकली मानते हैं कि वो डायरेक्टली गॉड के वर्ड्स हैं, गॉड ने उनको बोला है, तो वो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं। तो इंजंक्शन ऑफ कुरान हो गया आपका। फिर है जो भी प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद के ट्रेडिशन थे, जो भी उन्होंने अपने लाइफ में फॉलो किया, तो उसको हम बोलते हैं सुन्नत, सुन्ना। तो वो एंड थर्ड आपका इजमा, जो भी आपके जूरिस्ट के ओपिनियन हुआ करते थे, अगर कुरान से या फिर जो भी उनकी प्रैक्टिसेस थी, जो भी ट्रेडिशंस थी, उससे अगर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो जो है जूरिस्ट के ओपिनियन वो अपने जो है सॉल्व करने की कोशिश किया करते थे, तो उसको हमने इजमा बोला। एंड थर्ड आपका जो है एनालॉजिकल डिडक्शन, जो भी अगर इन तीनों से भी नहीं मिल रहा है तो एनालॉजिकल उस पर बैठ करके मीटिंग
मीटिंग ऑफ माइंड बना करके उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। तो ये आपका क्यास। तो ये आपके जो है मुस्लिम लॉ में बेसिकली ये जो है आपके मुस्लिम लॉ के मेन सोर्स भी हैं अकॉर्डिंग टू सुन्नी। तो ये मेन सोर्स भी हैं। तो मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो उस वीडियो में मैं आपको सोर्स भी बताऊंगी एंड आपको जो है स्कूल्स भी बताऊंगी। तो उसके बाद जो है जब प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद की डेथ हो गई, तब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि उनका सक्सेसर कौन होना चाहिए। तो अब इसमें जो है दो आपके जो है शिया एंड सुन्नी सेट्स निकल कर आए। तो जो सुन्नी थे वो मानते थे कि एलिजिबल जो पर्सन है उसको जो है खलीफा होना चाहिए, नेक्स्ट सक्सेसर होना चाहिए। बट जो शिया थे, शिया मुस्लिम्स का ये मानना था कि जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनको जो है नेक्स्ट खलीफा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू शिया जो उनके नेक्स्ट जो थे एंसेस्टर वो थे हजरत अली, एंड अकॉर्डिंग टू सुन्नी जो हजरत अली थे वो उनको 4th नंबर पर रखते थे। तो ये इनका कॉन्फ्लिक्ट था जो कि आज भी जो है चल रहा है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मुस्लिम लॉ के जो भी सोर्सेज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। थैंक यू सो मच।